Friends, once again welcome on our YouTube channel. In today's lecture of electrostatics, we will discuss about electrical image method. दोस्तों, स्थिर विद्युतिकी के आज के लेक्चर के अंदर हम विद्युत प्रतिबिंब विधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. In this lecture, we will discuss about electrical image method and a problem which is related to electrical image method. तो आज के इस लेक्चर में हम विद्युत प्रतिबिंब विधि क्या है तथा विद्युत प्रतिबिंब विधि पर आधारित एक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे. So first of all, electrical image method. तो सबसे पहले विद्युत प्रतिबिंब विधि. Now, electrical image method. This method is used to solve the electrostatic problems without solving any differential इक्वेशन. तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम हमें हल करना हो तो हमें अवकलन समीकरण को हल करना आवश्यक है. तो इस विधि में बिना किसी अवकल समीकरण को हल किए हम किसी स्थिर विद्युतिकी समस्या का हल ज्ञात कर सकते हैं. सो यह विधि स्थिर विद्युतिकी समस्या को बिना किसी अवकल समीकरण को हल किए हल करने में प्रयोग में लाई जाती है. इफ एनी पॉइंट चार्ज और अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन वन साइड of the conducting plane can develop the same amount of the electric field on another side of the plane as developed by the original charge on the former side, then this imaginary point charge is referred as the electrical image of the original charge. तो यदि कोई बिंदु आवेश या बिंदु आवेशों का समूह जो चालक तल के एक ओर स्थित हो वह चालक तल के दूसरी ओर उतनी ही मात्रा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे जितना कि चालक तल के प्रथम ओर या पहली साइड वास्तविक आवेश ने उत्पन्न किया था, तो यह काल्पनिक बिंदु आवेश वास्तविक आवेश का विद्युत प्रतिबिंब कहलाता है. तो हमारी कंडक्टिंग प्लेन है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज है और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. तो अगर ये पॉइंट चार्ज जितना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है या इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जितने विद्युत क्षेत्र का मान होगा उतना की उतना विद्युत क्षेत्र इस चालक तल के इस ओर काल्पनिक आवेश विद्युत क्षेत्र का मान उत्पन्न करे, तो यह काल्पनिक आवेश इस वास्तविक आवेश का विद्युत प्रतिबिंब कहलाता है. The necessary condition for electrical image method. विद्युत प्रतिबिंब विधि के लिए आवश्यक शर्त. Now first point है the potential of the conductor
मस्ट रिमेन सेम। चालक का विभव समान रहना चाहिए। सेकंड, द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंट पॉइंट मस्ट रिमेन सेम। अनंत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान समान रहना चाहिए। थर्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन द ओरिजिनल फील्ड मस्ट रिमेन सेम। वास्तविक क्षेत्र में किसी बंद सतह के परितः विद्युत फ्लक्स का मान समान रहना चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट है ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड। तो ये विद्युत प्रतिबिंब विधि को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक शर्त है। फर्स्ट पॉइंट है द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर मस्ट रिमेन सेम। चालक के कारण विद्युत विभव का मान समान रहना चाहिए। द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंट पॉइंट मस्ट रिमेन सेम। अनंत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहना चाहिए। एंड थर्ड है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन द ओरिजिनल फील्ड मस्ट रिमेन सेम। वास्तविक क्षेत्र में बंद सतह के परितः विद्युत फ्लक्स का मान समान रहना चाहिए। Now, electrical image method for a system of a point charge near a conducting plane। किसी चालक सतह के समीप एक बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत प्रतिबिंब विधि। तो अब हम इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम विद्युत प्रतिबिंब विधि का प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत विभव का मान, बल का मान तथा पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात करते हैं। So here we have a conducting plane and here we have dielectric medium and this is a point A at which charge plus Q is situated and this point A is at a distance D from this conducting plane and this conducting plane is connected to ground। तो यहां पर एक चालक सतह है। इस चालक सतह से D दूरी पर बिंदु A पर कोई प्लस Q आवेश है तथा इस चालक सतह के इस ओर परावैद्युत माध्यम है। यह चालक सतह भू संपर्कित है। Let charge at A be plus Q which is at a distance D from a conducting plane। माना बिंदु A पर आवेश प्लस Q है जो चालक सतह से D दूरी पर स्थित है। तो ये जो पॉइंट A है ये कंडक्टिंग प्लेन से D डिस्टेंस पर है और इस D डिस्टेंस पर या D दूरी पर प्लस Q आवेश स्थित है। This plane is connected to ground. So, potential at every point on the plane will be 0. यह सतह भू संपर्कित है या यह तल भू संपर्कित है, इसलिए
इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। Now we imagine another charge -q on another side of the conducting plane at B such that OB equal to D। अब हम इस चालक सतह के दूसरी ओर बिंदु B पर एक आवेश -q की कल्पना करते हैं तथा बिंदु B इस प्रकार है कि OB इक्वल टू D। तो O से जितनी दूरी पर बिंदु A है उतनी ही दूरी पर चालक सतह के बिंदु O से बिंदु B दूर स्थित है। सो OA अगर D है तो OB भी हमारा D होगा, और इस साइड में चार्ज हमने +q लिया है तो इस साइड में चार्ज -q होगा। तो हमारा डायग्राम, ये पॉइंट O ये हमारी कंडक्टिंग प्लेन थी, यहां पर पॉइंट A था जिस पर चार्ज +q था, और पॉइंट A O से D डिस्टेंस पर था। इतनी ही दूरी पर O से विपरीत दिशा में या दूसरी ओर हमने बिंदु B लिया है, और इस बिंदु B पर आवेश -q है। तो ये जो चार्ज है ये इस चार्ज +q का इलेक्ट्रिकल इमेज होगा, या -q आवेश +q आवेश का विद्युत प्रतिबिंब होगा। अब अगर ये प्लेन नहीं हो तो भी किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उतना ही आएगा जितना कि इस कंडीशन में हमको मिलता था। This charge -q will be electrical image of charge +q at A। यह आवेश -q बिंदु A पर स्थित आवेश +q का विद्युत प्रतिबिंब होगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एट पॉइंट P। बिंदु P पर विद्युत विभव से हमारा डायग्राम है, यह पॉइंट हमारा P है जो पॉइंट A से r डिस्टेंस पर है और x एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रहा है। इट मींस ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट r थीटा होगा, तो बिंदु P के निर्देशांक r थीटा होंगे। नाउ इस पॉइंट P पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट A पर जो चार्ज +q है उसके कारण P पर पोटेंशियल निकालोगे, और इसी टाइप से पॉइंट B पर चार्ज -q है उसके कारण यहां पर पोटेंशियल निकालोगे, और इन दोनों पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे तो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यदि बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो बिंदु A पर स्थित आवेश +q के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश -q के कारण बिंदु P पर विभव का मान हम ज्ञात करेंगे तथा इन दोनों विभव को हम जोड़ देंगे तो बिंदु P पर कुल विभव प्राप्त होगा। एंड पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू KQ/R। So by applying cosine formula in triangle BPA, त्रिभुज BPA में कोचा सूत्र से अब कोसाइन फॉर्मूला हमको लगाना है, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। सो कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, r² प्लस d प्लस डी मीन्स 2d होल स्क्वायर। सो r² प्लस 2d होल स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r इंटू 2d। सो ये आ गया cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू r² प्लस 2d होल स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
r इंटू 2d, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए पी इंटू ए बी, और ये हमने यहां पर लगाया है ना। cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा 4rd। तो ये हो गया माइनस cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 2d होल स्क्वायर मीन्स 4d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4rd। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4rd cos थीटा, और यहां से हम r1 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा, एंड r1 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा। तो ये r1 की वैल्यू आ गई है जो एक्चुअल में पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस है। Now potential at P V equal to KQ upon AP minus KQ upon BP। K का मतलब 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, तो चूंकि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है तो V आ जाएगा 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन Q upon AP माइनस 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन Q upon BP। अब ये माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि V होता है KQ बाई R, तो पॉइंट A पर चार्ज प्लस Q है, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या जाएगा, KQ अपॉन R प्लस यहां पर चार्ज माइनस Q है, एंड डिस्टेंस R1 है B से पॉइंट P की, सो प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन BP। सो K इंटू माइनस Q हमारा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q हो गया है, सो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन AP माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन BP। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q कॉमन ले लो, सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, क्योंकि AP है हमारा R एंड BP है R1, सो V की वैल्यू हमको ये मिल गई है। बट R1 इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा, तो इस R1 की जगह आप ये रख दो, सो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा, तो हमको V की वैल्यू मिल गई है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाल दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, और क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट r एंड थीटा है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक रेडियल कंपोनेंट होगा या टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, और दूसरा हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा या अभिलंब घटक होगा। अब ये डायग्राम था। अब r की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो ER होगा, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये अभिलंब दिशा में E थीटा होगा, एंड दोनों का रिजल्टेंट हम E मान लेते हैं, और ये जो E है वो ER के साथ में एंगल अल्फा बनाएगा, सो tan अल्फा हो जाएगा E थीटा अपॉन ER, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ E थीटा अपॉन ER। तो पहले हमको ER एंड E थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। The intensity of electric field at P in the direction of R, that is the tangential component of electric field, बिंदु P पर R की दिशा में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखीय घटक या रेडियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या त्रिज्य घटक भी हम कह सकते हैं। सो ई आर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर एंड वी हमने ये निकाला है। तो ये जो इक्वेशन है इसका हमको आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है। सो माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा। अब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है एंड माइनस बाहर है, सो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज, सो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एंड 1 अपॉन r का डिफरेंशियल अगर लोगे तो वो क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ, और एक्स रेज टू पावर हाफ डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ, सो माइनस हाफ हमारा मल्टीप्लाई में आएगा, जिस माइनस के साथ में मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2। सो नीचे लेके आ जाओगे तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू 3/2। सो प्लस क्योंकि माइनस था और माइनस हमको इसके डिफरेंशियल से मिल गया, सो प्लस 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू पावर 3/2 और एक्स का मतलब आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा। सो प्लस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। अब अभी तक हमने रूट का किया है, अब आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा का भी हमको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो आर स्क्वायर का 2r, 4d स्क्वायर का 0 एंड 4rd cos थीटा का हो जाएगा 4d cos थीटा। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो जैसे आप 2 कॉमन लेते हो तो यहां पर बचेगा r प्लस 2d cos थीटा, और जो आप 2 कॉमन लोगे वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है इसको मैं अंदर लेके जाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सो ई आर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस r प्लस 2d cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2, तो ये हमको मिल जाएगा। सो ई आर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस r प्लस 2d cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। सो दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का त्रिज्य घटक है या स्पर्शरेखीय घटक है। नाउ ये हमारा डायग्राम था। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P in the direction perpendicular to R, that is the normal component of electric field। तो बिंदु P पर R की अभिलंब दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक, तो R की डायरेक्शन ये है और इसके नॉर्मल मीन्स इस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसको हमने ई थीटा कहा है। तो ई थीटा का फॉर्मूला क्या है -1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा। सो ई थीटा इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा एंड वी हमारा ये है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा। अब इसका हमको थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है और यहां माइनस है,
तो Q अपॉन 4πε को जैसे बाहर लोगे तो हो जाएगा -Q अपॉन 4πε R, और इसका हमको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो पहले हमने ये बाहर ले लिया। अब 1 अपॉन R का अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसका डिफरेंशियल करना है। सो -1 अपॉन x की पावर हाफ, जो अभी मैंने कहा था कि -12 1 अपॉन x की पावर 3/2 आएगा, और माइनस इससे मिलकर प्लस बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल हमने लिया था 1 अपॉन 2 x रेज़ टू पावर 3/2, और x का मतलब ये। सो 1 अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। अब इस पूरे काम को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। अभी हमने केवल रूट का डिफरेंशियल किया है, तो r स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, 4d स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, क्योंकि इन दोनों में थीटा नहीं है। यहां पर 4rd हमारे लिए कांस्टेंट एंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा -4rd साइन थीटा। नाउ ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, और ये 2 इस 4 से कैंसिल करोगे तो यहां पर 2 बच जाएगा, और ये जो r है इस r से आप कैंसिल कर दो तो ये हमको क्या मिलेगा, Q अपॉन 4πε 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। सो दिस इज E थीटा। Now the resultant electric field at P, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमने कहा है कि E थीटा हमारा इधर है, ER इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम ये रेक्टेंगल पूरा करें, ये आयत पूरा करें, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये विकर्ण होगा, वो हमारा E प्रोवाइड करेगा। सो E इक्वल टू रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। हियर E इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। यहां E बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ना ER की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, E थीटा ये निकाला है। तो अगर इन दोनों को स्क्वायर करें और ऐड करें और लास्ट में वापस हम रूट निकालें तो हमको E की वैल्यू मिल जाएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P नॉर्मल टू द प्लेन, बिंदु P पर तल के अभिलंब विद्युत क्षेत्र। अब प्लेन हमारा ये है, तो इस प्लेन के नॉर्मल मीन्स एक्स डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ER है इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, और इसी टाइप से ये जो E थीटा है इसका भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लो। तो ER का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा ER cos थीटा, और क्योंकि ये एंगल थीटा है इट मीन्स ये एंगल हो जाएगा पाई प्लस थीटा। और अगर हम ये एंगल निकालें मीन्स ये जो E थीटा इधर है, ये एंगल कितना बनाएगा 90 प्लस थीटा, जिसको मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो पाई माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंड अगर हम इसका कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन में तो आ जाएगा E थीटा cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसका इस साइड में कंपोनेंट आएगा E थीटा साइन थीटा, और मेरे को इस डायरेक्शन में लेना है, सो माइनस E थीटा साइन थीटा। तो ER का कंपोनेंट इधर आ गया ER cos थीटा, एंड E थीटा का इस साइड में कंपोनेंट आ जाएगा माइनस E थीटा साइन थीटा। सो EX हो जाएगा
ई आर कॉस थीटा माइनस ई थीटा साइन थीटा। अब ई आर की वैल्यू ये है, ई थीटा की वैल्यू ये है, तो इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो Q अपॉन 4/7 थ्रू कॉमन आएगा। सो Q अपॉन 4/7 हमने कॉमन ले लिया। अब इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर और इसको भी cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, सो r प्लस 2d cos थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। ना सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, इसको हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2d साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। नाउ ये टर्म एज इट इज एंड r cos थीटा भी एज इट इज। अब यहां पर है 2d cos स्क्वायर थीटा और यहां पर है 2d साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो 2d कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों टर्म को मैं इन्वॉल्व करूं तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ऊपर क्या बचेगा r cos थीटा प्लस 2d, क्योंकि cos थीटा r से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2d cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2d साइन स्क्वायर थीटा मिलके 2d बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस r cos थीटा प्लस 2d डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा पावर 3/2। सो Q अपॉन 4/7 एज इट इज, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस कॉमन ले लिया और ऊपर वाली टर्म हमारी सॉल्व होके हो गई है r cos थीटा प्लस 2d एंड नीचे वाली ये टर्म एज इट इज। तो ये ex की वैल्यू आ गई है। नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है एंड हमने r1 की वैल्यू निकाली थी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd cos थीटा। तो अगर r1 की वैल्यू हम यहां पर रखें तो ये क्या बन जाएगा r1 क्यूब, सो ex हो जाएगा q अपॉन 4/7 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस r cos थीटा प्लस 2d डिवाइडेड बाय r1 क्यूब, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ex। नाउ ये डायग्राम हमारा था ऑन कंडक्टिंग प्लेन r इक्वल टू r1। सो अगर पॉइंट P हमारा कंडक्टिंग प्लेन पर हो, यदि बिंदु P चालक तल पर हो तो r इक्वल टू r1, क्योंकि पॉइंट P की पॉइंट A से डिस्टेंस r थी, तो अगर पॉइंट यहां आ जाता है तो r और पॉइंट P की B से डिस्टेंस r1 है तो ये भी r के बराबर होगा, सो r इक्वल टू r1। तो इस r1 को हम r से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा r क्यूब, सो ex इक्वल टू q अपॉन 4/7 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस r cos थीटा प्लस 2d अपॉन r क्यूब। तब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, माइनस r cos थीटा अपॉन r क्यूब माइनस 2d अपॉन r क्यूब और एक r से r कैंसिल हो जाएगा। सो पहले हमने दो पार्ट कर दिए हैं, अब यहां पर r से r क्यूब को कैंसिल करो तो नीचे r स्क्वायर बचेगा, सी हो जाएगा cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर और ये भी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर और ये नेगेटिव cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ex इक्वल टू माइनस q अपॉन 4/7 2d अपॉन आर क्यूब और आप चाहो तो इस 2 से 4 कैंसिल कर सकते हो तो नीचे 2 बच जाएगा। So this will be the value of electric field if point P lies on the conducting plane। तो यदि बिंदु P चालक तल पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र का मान ये होगा। Now
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन, चालक तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम फॉर अ कंडक्टिंग मीडियम, चालक माध्यम के लिए गाउस के प्रमेय से सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds equal to sigma q upon epsilon. Here epsilon is the permittivity of medium. यहाँ epsilon माध्यम की विद्युतशीलता है and sigma q is the total charge. Sigma q equal to sigma a. Here a is the total area of Gaussian surface. यहां ए गाउसीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तथा सिग्मा प्रेरित आवेश के कारण चालक तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इस सिग्मा क्यू की जगह हम सिग्मा ए लिख देते हैं। So, surface integration E dot ds is equal to sigma a upon epsilon. Now, अगर इसको ओपन करें हम तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड Ex, so Ex ds cos थीटा, और cos थीटा जो Ex एंड ds के बीच का एंगल होगा ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा एंड cos 0 इक्वल टू 1 एंड Ex हमारा कांस्टेंट होगा। सो Ex को हम बाहर निकाल लें। सो पहले थीटा को हमने 0 किया है एंड cos 0 हमारा 1 हो गया। सो सरफेस इंटीग्रेशन Ex ds इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन, एंड गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। चूंकि गाउसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहता है, तो Ex को बाहर निकाल लो। सो Ex सरफेस इंटीग्रेशन ds इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन, एंड सरफेस इंटीग्रेशन ds हमारा क्या है a, तो हमारा a बन जाएगा। सो Ex a इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन, a से a कैंसिल करो, सो Ex इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एंड Ex हमने ये निकाला था। तो ये जो Ex की वैल्यू है अगर हम यहां पर रखें तो सिग्मा मेरे को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन टू Ex, मीन्स इस Ex को अगर मैं एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है या सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाती है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, जैसे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से इस 4 को कैंसिल करो, सो सिग्मा इक्वल टू माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई आर क्यूब। सो दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। Now force of attraction between the charge and the conducting plane, आवेश तथा चालक तल के मध्य आकर्षण बल। अब ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई है। पॉइंट ए पर चार्ज प्लस क्यू था एंड पॉइंट बी पर चार्ज माइनस क्यू था। अब ये हमारा कंडक्टिंग प्लेन, तो क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में होगी, और ये हमारा इमेजिनरी चार्ज है इसलिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डॉटेड लाइन से दिखाई है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एट ए एंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द प्लेन y dash is same as that between the charge plus q at A and the charge minus q at B। बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस q
तथा चालक तल y1 डैश के कारण प्रेरित आवेश के मध्य विद्युत बल का मान या आकर्षण बल का मान वही होगा जो कि बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस q एवं बिंदु B पर स्थित आवेश माइनस q के मध्य आकर्षण बल होता है। तो प्लस q एंड माइनस q के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वो उतना ही होगा जितना कि प्लस q चार्ज और इसके कारण जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा या प्रेरित आवेश होगा उनके मध्य आकर्षण बल होगा। एंड कूलॉम लॉ से F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड K होता है 1/4πε0। पर यहां पर हमारे पास में मीडियम है और मीडियम या माध्यम की परमिटिविटी हम एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो F क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड Q1 का मतलब प्लस Q, Q2 का मतलब माइनस Q एंड R मीन्स A एंड B के बीच का डिस्टेंस जो कि 2D होगा। सो F इक्वल टू 1/4πε Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय 2D होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε Q स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज प्लस Q एंड द इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन। तो यह प्लस Q आवेश तथा चालक तल के कारण प्रेरित आवेश के मध्य बल का मान होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट अ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड। तो अब हम विद्युत प्रतिबिंब विधि पर आधारित एक समस्या को हल करते हैं या एक उदाहरण लेते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या है? There is an antenna fixed at height h from the horizontal plane. Earth's surface is considered to be conducting. If the charge per unit length of the antenna is sigma, then using electrical image method, calculate the capacity per unit length of the antenna. क्षैतिज तल से h ऊंचाई पर एक एंटीना स्थित है। यदि पृथ्वी की सतह चालक है तथा एंटीना की प्रति एकांक लंबाई का आवेश सिग्मा है, तो विद्युत प्रतिबिंब विधि का प्रयोग करके एंटीना की प्रति एकांक लंबाई की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम एक एंटीना ले रहे हैं और अर्थ हमारी कंडक्टिंग है या चालक सतह है और इससे h ऊंचाई पर एक एंटीना फिक्स है और ये जो एंटीना है उसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ या एकांक लंबाई का आवेश सिग्मा है। तो हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड या विद्युत प्रतिबिंब विधि का प्रयोग करके एंटीना की प्रति एकांक लंबाई की क्षमता ज्ञात करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ द एंटीना। सी हमारा डायग्राम, ये हमारी अर्थ सरफेस या पृथ्वी का तल है, ये एंटीना है और जो एंटीना है वो अर्थ से h हाइट पर है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। और ये जो एंटीना है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ या प्रति एकांक लंबाई का आवेश प्लस सिग्मा है और इस एंटीना की रेडियस हम a मान लेते हैं, एंटीना की त्रिज्या a है। अब हम इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड लगाएंगे, तो जितनी हाइट पर ये एंटीना है उतनी ही नीचे हमने इसकी इमेज मान ली है और अगर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस सिग्मा है तो इस इलेक्ट्रिकल इमेज की जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा या प्रति एकांक लंबाई का आवेश होगा वो हमारा माइनस सिग्मा होगा, इसलिए ये माइनस सिग्मा, तो ये भी h और ये भी h। और यहां से अगर हम मेजर करें
कि R1 और ये R2, R2 का मतलब H प्लस H, दैट इज 2H। लेट A बी द रेडियस ऑफ एंटीना वायर। माना एंटीना के तार की त्रिज्या A है। चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ एंटीना, एंटीना की प्रति एकांक लंबाई का आवेश सिग्मा इक्वल टू Q बाई L, और यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा L। L एंटीना की लेंथ और वो क्या होगी 2 पाई A, क्योंकि A हमारा सरकमफेरेंस है, तो अगर इसको खोलोगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी जो कि 2 पाई A होगी। A इसकी रेडियस है या त्रिज्या है, तो इस L की जगह आप 2 पाई A रख दो, सो Q इक्वल टू 2 पाई सिग्मा A, तो हमारे Q की वैल्यू आ गई है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल चार्ज वायर, बेलनाकार आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सिलेंडर के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, और वहां पर लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स रेखीय आवेश घनत्व, और यहां पर हमारे पास में चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा है। तो ये क्या हो जाएगा, E हमारा 2k लैम्डा अपॉन r होता है, लैम्डा की जगह हम सिग्मा रखेंगे, और पॉइंट P जो इसके सेंटर से डिस्टेंस है वो r1 है, तो E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ एंटीना, एंटीना की सतह पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव। अब पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, r का मतलब यहां पर लेंथ से है, एंड E हमने निकाला है 2k सिग्मा अपॉन r1, और वेक्टर नोटेशन में लेना है तो यूनिट वेक्टर हम r कैप लगा देते हैं। सो V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन r1 2k सिग्मा अपॉन r कैप डॉट dr, क्योंकि लिमिट मैंने यहां लगा दी है इसलिए इसको r लिख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा 2k सिग्मा अपॉन r dr, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री एंड cos 0 हमारा 1 होता है, तो r कैप डॉट dr हो जाएगा dr। सो दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन r1 2k सिग्मा अपॉन r dr। अब 2k सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 2k सिग्मा इंटीग्रेशन r1 1 बाई r dr, एंड 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन log r, लिमिट लगाएंगे r1, अपर लिमिट नहीं है तो इसके कारण भी कोई वैल्यू आएगी जिसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं। सो V1 इक्वल टू माइनस 2k सिग्मा log r1 प्लस a1। अब इसी टाइप से अगर माइनस सिग्मा के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, r1 की जगह r2 लिख दें, कांस्टेंट हम नया लगा दें तो a1 की जगह a2 लिख दें, एंड सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस सिग्मा विच इज इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ प्लस सिग्मा एट P इज, इसी प्रकार बिंदु P पर माइनस सिग्मा के कारण विद्युत विभव, जहां माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा का विद्युत प्रतिबिंब है, सो V2 इक्वल टू प्लस 2k सिग्मा log r2 प्लस a2, तो r1 की जगह r2, कांस्टेंट a1 की जगह a2 लगा दिया, एंड सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V2 हमको ये मिल गया। ना टोटल पोटेंशियल एट P, बिंदु P पर कुल विभव। अब हमने प्लस सिग्मा के कारण भी निकाला है, माइनस सिग्मा के कारण भी निकाला है, तो एक हमारा V1 था, एक V2 था, तो टोटल पोटेंशियल एट P क्या आएगा, या बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा,
V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 ये था, V2 ये था, तो इन दोनों को ऐड कर दें। सो V इक्वल टू -2 के सिग्मा log R1 प्लस A1 प्लस 2 के सिग्मा log R2 प्लस A2। A1 एंड A2 आर कॉन्स्टेंट, A1 तथा A2 नियतांक हैं। सो इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0, तो अगर A1 एंड A2 हमारे 0 हो तो ये भी 0 और ये भी 0, तो अब क्या बचेगा, -2 के सिग्मा log R1 प्लस 2 के सिग्मा log R2, और इन दोनों में 2 के सिग्मा हमारा कॉमन आ जाएगा। सो -2 के सिग्मा log R1 प्लस 2 के सिग्मा log R2, एंड यहां से 2 के सिग्मा कॉमन लो, सो 2 के सिग्मा log R2 माइनस log R1, एंड log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, सो ये क्या बन जाएगा, log R2 अपॉन R1। सो V इक्वल टू 2 के सिग्मा log R2 अपॉन R1। नाउ R1 मीन्स इस प्लेन से पॉइंट P के डिस्टेंस हमारी R1 है जो A के बराबर है, इसी टाइप से इससे पॉइंट P के डिस्टेंस h प्लस h मीन्स 2h के बराबर है। सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ एंटेना, चूंकि बिंदु P एंटीना की सतह पर है, सो R1 इक्वल टू A, ये हमारा A हो गया, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस मीन्स R2, ये क्या हो जाएगा 2h, सो R2 इक्वल टू 2h, तो R1 की जगह A रखो एंड R2 की जगह 2h रखो, सो V इक्वल टू 2 के सिग्मा log 2h अपॉन A। सो V अभी हमने ये निकाला है, K का मतलब 1/4πε0, क्योंकि फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो K की जगह हमने 1/4πε0 रख दिया, सो V हो गया 2 सिग्मा अपॉन 4πε0 log 2h अपॉन A, और 2 से 4 कैंसिल करोगे तो नीचे 2 बचेगा, सो सिग्मा अपॉन 2πε0 log 2h अपॉन A। नाउ द कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ द एंटीना, एंटीना की प्रति एकांक लंबाई की क्षमता C इक्वल टू Q/L अपॉन V, क्योंकि C होता Q/V, एंड यहां पर कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ चाहिए, इसलिए हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लिया, इसलिए हमने प्रति एकांक लंबाई का आवेश लिया है, और Q अपॉन L हो जाएगा सिग्मा, सो C इक्वल टू सिग्मा अपॉन V। अब V की वैल्यू ये है तो ये वैल्यू आप यहां पर रखो, सो C इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2πε0 log 2h अपॉन A, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा एंड 2πε न्यूमरेटर में आ जाएगा या अंश में आ जाएगा, सो C इक्वल टू 2πε0 डिवाइडेड बाय log 2h अपॉन A, तो ये हमारे कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ एंटीना होगी, यह एंटीना की प्रति एकांक लंबाई की क्षमता होगी। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड क्या है और उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये सर हमने डिस्कस किया है, और साथ में हमने इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किए हैं। सो गुड बाय।